क्या आप जानते हैं आपकी छोटी-छोटी आदतें आपको हेल्दी बना सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर उमा शंकर, जो कि फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट है, जो कि आस्थारिप के चेयरमैन हैं। इनसे हमने बात की डाइट को लेकर, एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको सुननी चाहिए। इस वीडियो को आप देखते पूरा तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है वीडियो। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी हमने डॉक्टर उमा शंकर सर के साथ एक एपिसोड कर रखे हैं और इसके बाद भी एक एपिसोड आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो उसे भी आप ज़रूर से देखिएगा। मैं ये जानना चाहूँगा आपके हुँ। हॉस्पिटल में क्या स्पेशल है जो लोगों के यहाँ आना चाहिए? क्या-क्या प्रोवाइड करते हो? फिर जैसा कि मैंने कहा कि हुँ, हुँ। हम लोग ईस्टर्न इंडिया के पहले फिजियोथेरेपी और पुनर्वास अस्पताल के हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा 23 इयर्स हो गए इस फील्ड में अनुभव हो गया है। हुँ, हुँ। तो मैंने देखा है कि एक श्रद्धा भाव से पेशेंट आते हैं, तो हमारे यहाँ रोज़ 4-5 आदमी मिल के उसको स्ट्रेचर पे डाल के उठा के लाना, बहुत डिफ़िकल्टी होता था। हुँ, हुँ। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे मरीज़ों के लिए इंडोर होना चाहिए। अब जो पेशेंट कोमा में है, जैसे युवाओं की बात कर रहे हुँ, थे, हुँ। युवाओं में जैसे रोड रोड एक्सीडेंट्स कॉमन। एक्सीडेंट, यस। और आपको जान के हैरानी होगी, मुझे शर्मिंदगी भी है ये सब चीज़ों पर कि हम लोग ये सब चीज़ को बहुत अवेयर नहीं कर पा रहे कि 18 से 24 साल के बच्चों में जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं, उसमें 18 से 24 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। तो हेड इंजुरीज़ हो रहे हैं, कोमा में हो रहे हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी की ओर चले जा रहे हैं बच्चे। तो हम लोग ने उसी चीज़ को मतलब एक ही छत के नीचे रहना, खाना, जीडीए, नर्सिंग, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, डायटीशियन, हुँ, हुँ। फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ एक टीम वर्क में, हुँ, हुँ। जहाँ जो मरीज चल फिर नहीं सकते हैं, जिनका ब्रेन हैमरेज हो गया हुँ, है, हुँ। जिनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया है, पैराप्लीजिया हो गया है, क्वाड्रिप्लीजिया हो गया है, कैंसर की अवस्था से या बुढ़ापा में जेरियाट्रिक से, कोई भी अवस्था से जो हुँ। पेशेंट बेड रिडन हो गए हैं, हाँ। वैसे मरीज को यहाँ रख के उनको पुनर्वास, जो भी थेरेपी मेथड की ज़रूरत है, वो हुँ, हुँ। सब कराने की सुविधा है अंडर वन रूफ। लाना ले जाने से लेके ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, पूरी बिल्डिंग एक्सेसिबल है। 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये पेशेंट को रहने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, पेडियाट्रिक अलग है, अच्छा। एडल्ट का अलग है, क्रिटिकल केयर अलग है, इवन वी हैव द रिहैब आईसीयू ऑल्सो। सो जो लोग अगर फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं तो सर का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। अगर आप आना चाहते हो तो एक बार सर से ज़रूर मिलिएगा। सर ऐसा कोई केस जो लगा हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है बट फिर भी आप उन्हें रिकवर करवा दें, कोई ऐसा केस बताना देखिए, चाहेंगे? रिहैबिलिटेशन में जब पेशेंट स्ट्रेचर पे आते हैं, हुँ, हुँ। तो हर एक पेशेंट एक नया चैलेंज लेके ही आता है। अच्छा। पुनर्वास में हर एक मरीज चैलेंज होता है, लेकिन चूँकि हम लोग उसी सेवा से लगे हुए हैं, हाँ। तो यहाँ रोज़ चमत्कार होते हैं, रोज़ पेशेंट ठीक होते हैं। सब ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, सब टीम वर्क का रोल होता है, कितना सेवा से, कितना भाव से, हुँ, हुँ। पेरेंट्स के परिवार का, सबका एक कंबाइंड एफर्ट्स होता है, हुँ, तो हुँ। काफ़ी पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन किसी एक पेशेंट्स की बात कहे हैं आप, हुँ, हुँ। तो मैं जो निश्चित रूप से, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो। हाँ, निश्चित रूप से मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। यस सर। तो रिहैबिलिटेशन में आप जानते ही हैं कि ये बहुत चैलेंजेज होता है। मैं नाम नहीं बता सकता पेशेंट का। पेशेंट की प्राइवेसी के हुँ, लिए, हुँ। लेकिन 2 एक वाकया बताऊँगा। स्टोरी की तरह बता हाँ, सकते हैं 2 सर। वाकया। हुँ, हुँ। पेशेंट्स भी कभी-कभी आपको एजुकेट करके जाते हैं। हुँ, एक बिहार के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं। हुँ, हुँ। उनके बच्चे को दिल्ली में बहुत बड़े अस्पताल में 2 साल से मानसिक पीड़ा में रखा, और जो इंजरी था बोला ठीक नहीं होगा। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हूँ, मतलब सब हुँ, हुँ। जगह इलाज होता ही है। अब सब लोगों का अपना ये अनुभव। चीज़ें हैं, अनुभव है, और लोग क्या ट्रीट करते हैं, किस भाव के साथ करते हैं। हुँ, हुँ। आपके उपचार में अगर कोई करप्शन या भ्रष्टाचार है, तो उसका असर आपके मरीजों पे भी पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं तो मेरा असर सिर्फ मेरे परिवार तक ही सीमित है। मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, हुँ, मेरे जस में अगर कुछ कमी है, तो मेरे मरीज पर भी उसके जस में इफ़ेक्ट अंतर पड़ेंगे। पड़ता है। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ इन सब चीज़ों को लेके। तो चूँकि हम लोग यहाँ तो कुछ दवाओं का भी जो प्रयोग होता है, तो हम लोग जन औषधि की दवाइयाँ देते हैं। हुँ, हुँ।
सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी अवेयर करते हैं उनको पूरा पुनर्वास करने के लिए। हाँ। तो वो केस यहाँ आए तो हम हमारे लिए बहुत मुश्किल था भी, कोई इतना बड़ा अधिकारी और इतने बड़े अस्पताल में 2 साल वर्षों से। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 सप्ताह में ही वो केस रिकवर कर गया। मतलब उन ऑफिसर मतलब के तब बच्चे। हाँ, तो मुझे समझ में आया कि पता नहीं इनको किसी भाव के साथ या वो फीलिंग्स के साथ नहीं देखा गया हो। डॉक्टरों की योग्यता में तो कोई कमी नहीं होगी, वो अस्पताल में मैं खुद ही इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ, तो वहाँ योग्य लोग ही आते हैं। एक वाकया बता रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात, मतलब ये पुनर्वास अस्पताल बनाने के लिए मुझे ही लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरी था पुनर्वास अस्पताल बनाने का, इसमें लोग अवेयर नहीं है, आपको बहुत पैसा लगेगा, बहुत मेहनत है और रिहैबिलिटेशन में रिकवरी पुअर होता है फिजियोथेरेपी में, है ना, तो आप क्यों इसमें आप जनरल अस्पताल बनाते, बना हुआ अस्पताल है, जनरल चलाते। लेकिन चूंकि हम जैसा बोले कि 23 साल से काम कर रहे हैं, एक लड़का दिल्ली एम्स में एडमिट था, हेड इंजरी हुआ रोड एक्सीडेंट से, और वो बिहार शरीफ का लड़का है। तो मेरे यहाँ 2005 की वाकया है, 2005 और 6 की। तो वो आया मैं राजा बाज़ार में मेरा सेंटर है, मेरा क्लिनिक वहीं पे अभी भी है, ओपीडी जो है ओपीडी आपका वो राजा बाज़ार में आरएलपी मेमोरियल, लेकिन अब कम वहाँ बैठना होता है, पहले बहुत भीड़ रहता था वहाँ पे। अच्छा। फिर उसके बाद ये रामनगरी में हमने ये वाला इस्टेब्लिश किया। वो पेशेंट आके हमसे जब दिखाया तो हम बहुत, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, क्लिनिकली तो बहुत शॉन्ट थे हम लोग, लेकिन अनुभव नहीं था। तो कहते हैं ना, गुड जजमेंट इज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज कम थ्रू द बैड जजमेंट। तो हम लोग देखे उसको, लेकिन किताब से जो पढ़ के आए थे, क्योंकि 2005 मतलब कि 21 साल पहले के जो किताबें हैं, जो रिसर्च है, उसमें भी कुछ कम, मतलब डे बाय डे तो नया नया इंटरवेंशन हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ब्रेन सेल रीजनरेट नहीं होता है, मैंने किताब में पढ़ लिया कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन हम उस पेशेंट्स को 2-3 महीना फिजियोथेरेपी कराए। जब एक्सरे कराए तो पूर्व में फिजियोथेरेपी के द्वारा उसका सारा जॉइंट्स खराब हो गया था, हिप जॉइंट्स खराब हो गया, क्योंकि वो 19-20 साल का लड़का था, स्पीच भी नहीं था, कंप्लीट बेड रिडन था, उसका पूरा जॉइंट सब में डैमेज हो गया था जॉइंट्स, मतलब जिसे बोलें लिटरली नेक्रोसिस से, सड़ना वर्ड बोल सकते हैं, सड़ गया था। दोनों हिप जॉइंट, मतलब कुल्हा का जॉइंट्स होना, ये सब खराब हो गया, तो वो चलने का कोई चांस ही नहीं था। 19 साल के लड़का में ये। हाँ, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स हुआ, बेड रिडन था, कॉमा उसकी माता जी सेवा कर रहे थे। कभी कभी मरीजों का भी इमोशन, क्योंकि हमारे यहाँ तो पेशेंट बन के आते हैं, लेकिन जाते हैं सब मित्र और परिवार बन के, क्योंकि इतना भावनात्मक संबंध होता है पुनर्वास विशेषज्ञ से मरीजों का, रोज बीतना है समय। तो उस पेशेंट्स को हम लोगों ने इग्नोर करके, कैसे भी करके कि मरीज को भगाते हैं, हमसे ये ठीक नहीं होगा, अब खुल के बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, मतलब अच्छा नहीं है ये चीज़, तो और पैसा भी बर्बाद होगा। तो किसी तरह से उसको मैंने समझा कि तुम जाओ 6 महीना के बाद हमसे दिखाना, अभी ये एक्सरसाइज करना घर पे, ठीक हो जाओगे। बट आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीना के बाद तो मुझे फ़ोन आता था, एक मुँह करके बोलता था, मैं समझ जाता था कि वही लड़का है। मुझे 5 साल के बाद एक फ़ोन आया, बोला कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, आपको धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया हूँ सर, हम डंडा पकड़ के चलने लगे हैं। तो कभी कभी चमत्कार होता है, आपके लिए सीख होता है। मुझे उस दिन बहुत गिल्ट फील हुआ कि हमने बहुत कुछ गलत किया वो चीज़, वो लड़का के साथ। बिहार से लड़का कॉल हाँ, किया। लड़का कॉल किया, मतलब वो रिकवर कर गया। तब मुझे लगा कि शायद किताबें लिमिट है, इसमें पॉसिबिलिटी है। और फिर मैं जब हायर स्टडी के लिए बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया में रहे, तो फिर देखा कि नया नया इंटरवेंशंस में, रिहैबिलिटेशंस में न्यूरो सेल्स, ब्रेन के सेल्स लाइफ टाइम रीजनरेट करते हैं। जो मैं किताबों से पढ़ रहा था, पुरानी किताबें थी, नया रिसर्च में, रिहैबिलिटेशन में, इंटरनेशनली यूएस में बहुत काम हो रहा है, और वो रीजनरेट करते हैं। वो विश्वास, कभी कभी डॉक्टर का भी विश्वास मरीज भी देते हैं। और वो लड़का अपने आप वो एक्सरसाइज करते रहा, 5 साल के बाद उसकी आवाज़ भी आ गई, और धन्य है उनकी माता जी कि उनकी माता जी का सेवा करना, और मरीज का विश्वास मेरे शब्द पर कि जाओ तुम एक्सरसाइज करना, तुम ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हुआ। तो ये चमत्कार होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो केस रिकवर करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ग्रेट लर्निंग था।
तब से हम 2010 के बाद हम्म, यही सब वजह की वजह से हम लोगों ने पुनर्वास अस्पताल का गठन किया। इस मरीज को भटकने नहीं देंगे। अगर मेरे पास सुविधा होती उसमें रहने का और सारा एक्सेसिबिलिटी, हम्म। तो मरीज और कुछ बेहतर हो सकता था। सर, हम्म, एक मतलब मरीज आपको सिखा कर गए, बहुत अच्छा हम्म, लेसन दे करके। हम्म, और सर, जैसे आप लोगों ने बताया एक्सरसाइज करने के लिए, तो कॉमन जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो उनको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? 3 ऐसे एक्सरसाइज बताइए जो कॉमनली कोई भी कर सकते हैं अपने घर पे रह के। देखिए, नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो है, हम्म, सुबह टहलना तो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। और यंग हैं तो रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जब आप दौड़ते हैं ना तो 6 से 39 मसल से बॉडी का सब एक्टिव हो जाता है। अच्छा। तो ब्रिक वॉक करें, मतलब तेजी से चले। यंग हैं, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, ठीक है। हम्म, अगर इस्लाम धर्म को मानते हैं तो नमाज पढ़िए, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। हम्म, तो नमाज जो डिज़ाइन किया हुआ है ऊपर वाले के द्वारा, एक कंप्लीट मेडिसिन है, हम्म, उसको पढ़ें। हम लोगों में भी योगा है, योगा के जो भी आसन हैं हम्म, वो सब करिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा झंझट में नहीं फंसाना चाहता, ये करिए वो करिए। मैं सीधा सीधे यही कहूँगा कि सुबह उठ के अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़िए 2-4 मिनट, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए तेज़ी से, वही सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। सुबह सुबह उठते ही अपने बॉडी को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? एक्टिव करें कि अर्ली टू बेड रखें, हम्म, मोबाइल अपने आप से दूर रखें, सोशल मीडिया को। अपने आप को समय दें सोने का, समय पे सोएं और अर्ली मॉर्निंग उठ के जो एक्टिविटी होता है डेली अपना काम का हम्म, उसको करें। एब्डोमेन साफ रखें, उसके लिए फाइबर का यूज करें। रात में भोजन ज़्यादा ना करें, रात का खाना स्किप करें सूर्यास्त के बाद, हम्म। है ना। तो छोटा छोटा चेंजेस ला के बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब डिनर करना है वो बहुत पहले करना है, फ़ोन हम्म। में सोने से 1-2 घंटा पहले नहीं हाँ, देखना है स्क्रीन पे। हाँ, हटा देना, स्क्रीन जीरो करें रात हाँ, में। और मतलब हम्म, उठने के बाद मॉर्निंग में 1-2 हाँ, घंटा बाद ही हाँ। करें। और इसमें बहुत परिवर्तन आएगा, ना कि आपके स्वास्थ्य में। आपका स्वास्थ्य ही रहेगा नहीं तो ब्रेन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। आपका काम में भी असर होगा। आपका नींद अच्छी होगी, एब्डोमेन क्लियर रहेगा, तो आपको निरोग रहेंगे। आपके हुँ, काम में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो दिन भर चिड़चिड़ापन में रहेंगे, स्लीप एपनिया होगा, खर्राटा लेंगे, हुँ, हार्ट में सूजन होगा, लंबे समय में कार्डियक अरेस्ट होगा। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सार्वजनिक माने सर्वाधिक मौत का कारण है वो कार्डियक अरेस्ट है। हुँ। तो कहीं ना कहीं हमारा अनिद्रा लेना, लाइफस्टाइल गलत होना, स्लीप एपनिया, खर्राटा आना। सर, तो डाइट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी डाइट रहनी चाहिए हमारी? देखिए, डाइट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइट के लिए बहुत पंडित हैं। हुँ, टीवी में, यूट्यूब में बहुत तरह के ज्ञान देने के बोले ये खाइए वो खाइए। हुँ, हुँ, लेकिन बात समझ लीजिए कि ये रीजनल चीज़ों पे निर्भर करता है। छोटा सा एग्जाम्पल, हम पटना में हैं, हुँ, अभी हीट वेव चल रहा है, अभी हाँ, हमको एसी कूलर की ज़रूरत है। हुँ। अगर यही जम्मू कश्मीर के आदमी है, उसको भी हीटर की ज़रूरत है, हीटर की ज़रूरत है, यस। गुलमर्ग में है या न्यू जर्सी में है तो वहाँ बर्फ़ पड़ रहा है यूएस में। हुँ, तो एक ही तो अभी हमको कोई ला के ब्लैंकेट गिफ्ट कर देगा, लीजिए बढ़िया चीज़ है ब्लैंकेट, आपके लिए सूटेबल है? मौसम के हिसाब से तो नहीं। नहीं सूटेबल है। हुँ, तो मतलब ये रीजन टू रीजन, सीजनल सब चीज़ों पे निर्भर करता है। यस सर। तो हमारी प्रकृति जो हमारा, जैसे हम लोग रहते हैं नदी किनारे, हुँ, तो नदी घाटी क्या सभ्यता होता है, हम लोग नदी किनारे रहने वाले हैं, हुँ, है ना। तो अब क्या है कि हमारा शरीर उसी हिसाब से बना हुआ है। तो डाइट का लेके सिंपल सी बात है कि जो आपके दादा दादी नाना नानी खाते हैं वही सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आपका किचन कंप्लीट मेडिसिन से भरा हुआ है, पूरी औषधि है। किचन में आपका हल्दी से लेके धनिया, ये कंप्लीट औषधि है। यस सर। समझ गए? बड़े बुजुर्ग इन लोग का पहले काढ़ा बनाकर ये सब पीते हाँ, थे। जो भी कंप्लीट औषधि है और धीरे धीरे हम लोग उसी ओर जा रहे हैं। मतलब जो आपके दादा दादी नाना नानी खाते थे उसी चीज़ को कंटिन्यू करें, वैसी के लायक आपका जीन बना हुआ है। हुँ, और वो सर्वश्रेष्ठ भोजन है, वो भोजन नहीं वो औषधि है। आप एक दिन चावल दाल सब्जी खाना बंद कर दीजिए और दुनिया भर का दवा मेडिसिन बाहर खा लीजिए, फिर देखिए आपका फिर भी वीकनेस लगेगा। हुँ, मतलब आपके रेगुलर भोजन में ही सब न्यूट्रिशन तत्व हैं
और जो सीजन का, ऐसा नहीं कि हम अभी गुआवा का सीजन है अमरूद का तो अमरूद सीजन में खाएंगे, आम का सीजन में आम खाएंगे। ये नहीं कि हम आम को जो है सो बिना सीजन में खा रहे हैं, तो वो उसमें तत्व नहीं आएगा, वो इम्पोर्टेड चीज़ आएगा। सीजनल चीज़ खाने का मतलब है कि जो लोकल आपके ही इर्द गिर्द उगा हुआ जो चीज़ है, वो हमारे लिए सीजनल फ्रूट, हाँ सूटेबल है। सूटेबल है, क्योंकि आपका शरीर वही सूट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ब्लैंकेट वाला, हाँ। तो आपके लिए जैसे अभी गर्मी है तो उस हिसाब से आम है, लीची है, वो फ्रूट्स है। अब अवोकाडो खाएंगे यूएस वाला तो थोड़ी सूट करेगा। और अभी जैसे बाहर में हम्म, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, और हम्म। अभी हमें सीजनल फ्रूट जैसे बहुत लोग स्किप करते हैं, तभी हमें क्या क्या इसमें ऐड करनी चाहिए डेली देखिए रूटीन बोले में? ना कि प्रकृति हमको जो जरूरत है उसी हिसाब से प्रकृति सब चीज़ें भरा हुआ है उसे। हाँ। जैसे भी तरबूज का समय है, खीरा है, ककड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा तरल वाले फ्रूट्स जिसमें पानी वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, हम्म। पानी की कमी नहीं होने देना है। और ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि बैसाख जो होता है, हाँ बैसाख है ना अभी, हाँ हाँ बैसाख में जो है जल ही देवता होते हैं, जल की ही पूजा होती है। हाँ। तो अभी जल से समृद्ध जो भी फ्रूट्स है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, वेजिटेबल वैसा ही हो, पानी ज़्यादा लेना है, ज़्यादा से हाइड्रेट ज़्यादा रहना है। हाइड्रेट रहना है, क्योंकि पानी की कमी होगा, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होगा, आपको शॉक हो जाएगा, आपको स्ट्रोक हो जाएगा, आपको लूह लग जाएगा। इसके लिए हमें सीजनल फ्रूट को भी अपने डेली रूटीन में ऐड करना हाँ, चाहिए। हमेशा जो हमारे सीजन इर्द गिर्द में जो हो रहा है, इर्द गिर्द में जो सब्जियां हो रही है, जो फल हो रहे हैं, दूध हो रहे हैं, हम्म। उसका सेवन करना चाहिए। और बहुत से अभी के यंग यूथ बच्चे जो है अपने डेली रूटीन में बाहर का खाना ऐड कर रहे हैं, उन्हें स्किप करने के लिए क्या टिप्स देना चाहिए? कैसे वो छोड़ सकते हैं? उनके साइड इफ़ेक्ट बता दीजिए, जो भी कंज़्यूम करते हैं बाहर का खाना, उनके साइड इफ़ेक्ट। देखिए, मुझे जरा सा भी कहने में हिचकिचाहट नहीं है। हुँ, नया गाड़ी का इंजन होता है, कैसा भी तेल चलाएंगे समझ में नहीं आता है। हुँ। एवरेज तो का पता नहीं पुरानी, चलता। हाँ पुरानी हो जाएगी ना गाड़ी तब समझ में आएगा। तो हाँ। यूथ में है कि कुछ भी कचरा डाल रहे हैं शरीर में, हुँ, हुँ। तो थोड़ा सा अपने शरीर के लिए भी समय निकालें। अपनी गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालने के लिए है, अपना ईंधन डालेंगे अच्छा, लेकिन अपने शरीर में जो भी कचरा है उसको डाल दें। तो उसका एक ही कारण मैंने जो कहा ना कि स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि ज़्यादा समय स्क्रीन भी तो खा रहा है हमारा। हुँ, हुँ। सो नहीं पा रहे हैं इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता, उठते के साथ ऑफिस भागना है। अगर हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो हमारा शरीर को आराम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा हम तरोताज़ा रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, हम अपना भोजन प्रिपेयर कर पाएंगे कि हुँ, हम हुँ। दिन भर के लिए कहीं निकल रहे हैं तो मेरे लिए भोजन ये होगा, हम घर से लेके जाएं। तो जी। घर का ही भोजन करें, घर का। और बाहर में अगर ऐसा ऑप्शन हो कि हमको बाहर लेना है तो लोकल फ्रूट्स का सेवन करें। हुँ। गर्मी है तो सत्तू का प्रयोग करें, नारियल पानी का प्रयोग करें, ठीक अभी है तो ना। बेल का शरबत मिल रहा बेल है, बेल तो अमृत है, है, आम का शरबत मिल रहा है, ये आम का सब मिल रहा है, तो ये सब का प्रयोग करें जो तरल पदार्थ कंटेन करता हो। तेल वाली मात्रा वाली कोई भी चीज़ वो कम उसे करें, अवॉइड करना चाहिए। वो अवॉइड करना चाहिए बाजार में जो तेल है। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। सो इसी तरह के और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।